गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जैव विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने थोड़ा सा इस टॉपिक को टच किया था। जैव विकास जीव विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। जैव विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मतों के बारे में हम पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों के बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने जैव विकास से संबंधित मत दिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बड़ा ही रोचक भी है, क्योंकि हम सब यह जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पे जीवों का विकास कैसे हुआ, वर्तमान समय के जीव कैसे आए, क्या हैं, क्यों हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वो जैव विकास के अध्ययन से ही पता चलेगा कि जीवों का विकास कैसे संभव हुआ। प्रारंभिक समय में जो प्रजातियां उपलब्ध थीं, जिस प्रकार का जीवन उपलब्ध था या जिस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, और वर्तमान समय में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया है या पाया जाता है। और यह बदलाव लाखों वर्षों पूर्व जो जीव जंतु थे उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों के कारण आज देखने को मिल रहा है। जैव विकास को हम परिस्थिति और वातावरण में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के रूप में जानते हैं। किसी भी वर्तमान प्राणी में जो भी विकास संभव हुआ है या जो विकास देखा जाता है या पाया जाता है, वह उस प्राणी जब वो सरलतम रूप में अभी कभी रहा करता था, उसमें हुए वातावरणीय और पारिस्थितिकी बदलाव के कारण संभव हुआ। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर या चिंपैंजी से उसकी तुलना की जाती है। उनके और हमारे बनावट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा क्या हुआ कि चिंपैंजी या बंदर से मनुष्य जैसे प्राणी का निर्माण हुआ? कुछ तो बदलाव हुए होंगे, कुछ तो परिस्थितियाँ चेंज हुई होंगी, तो एक नए प्राणी का जीवन या डेवलपमेंट संभव हो पाया है। तो जैव विकास एक वातावरणीय और पारिस्थितिकी दशा में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके द्वारा सरलतम जीवों से जटिल जीवों का निर्माण संभव हो पाया है, या प्राचीनतम जीवों से आधुनिक या वर्तमान समय में पाए जाने वाले जीवों का विकास संभव हो पाया है। विकास संभव हो पाया है मतलब कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जैव विकास को हम एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस के रूप में जानते हैं, जो निरंतर होती चलती चली जा रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि वर्तमान समय में पाए जाने वाले जीवों में भी कुछ क्रमिक ऐसे परिवर्तन हो, जिनके द्वारा कुछ और जटिल जीवों का निर्माण या प्राणियों का निर्माण संभव हो पावे। इवोल्यूशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकास, को हम अगर समझने का प्रयास करें तो इवोल्यूशन, ई मीन्स आउट, वॉल्वियर टू रोल मीन्स आउट रोल, that clearly indicates the unfolding to reveal the changes since the start of life. Means जीवन की उत्पत्ति के समय से ही क्रमिक रूप से कॉन्टिन्यूअस होने वाले परिवर्तनों को ही हम उत्परिवर्तन इवोल्यूशन के रूप में जानते हैं, या विकास, जैव विकास के रूप में जानते हैं। और इसी को ही जैव विकास कहते हैं, जिससे नए नए प्रजातियों का, नए नए प्रकार के जीवों का विकास संभव हुआ है। कहीं न कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्राचीनतम समय में जीवन की जब उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, तो
जंतु या वनस्पतियों का जो संरचना थी वो बहुत ही सामान्य थी और धीरे धीरे कठिनतम रूप में बदलते चले गए। जटिल जीवन का निर्माण होता चला गया, जिसके द्वारा मनुष्य जैसे एक प्राणी का भी निर्माण संभव हो पाया है, और यही जैव विकास है। जैव विकास को समझने और समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें कुछ विशेष मत जिनको वरीयता दी गई या सार्वभौमिक पाया गया, जिसमें से लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नवनिर्माणवाद और रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ये कुछ ऐसे विचार हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के, जिनके द्वारा जैव विकास को समझना और समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे माना गया है कि ये विचार भी मूलतः या पूर्ण रूप से सत्य हर परिस्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश रूप में, या ये कहें कि ज़्यादातर परिस्थितियों में ये सारे विचार जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयुक्त पाए गए। लैमार्कवाद से शुरू करते हैं। इन शॉर्ट वी विल डिस्कस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शॉर्ट व्यू इन सभी वैज्ञानिकों के विचारों को इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अधिकांशतः ये तथ्य सामने आते हैं, देखा गया है। लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की जो पुस्तक उन्होंने रिलीज की, उस पुस्तक में उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। अब उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले कैरेक्टर, जो लक्षण माता पिता से अपने बच्चों में जाते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। उपार्जित लक्षण मतलब कि सीखे गए। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं किसी जीव में जो इनबॉर्न होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जैसे जिसको हम सीखते हैं अपने जीवन काल में। जैसे बहुत लोगों को मैथ लगाना नहीं आता, बचपन से कोई जन्म से मैथ लगाना नहीं सीखता, सीख के नहीं आता। हम मैथ लगाना सीखते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, या कुछ स्पेसिफिक वर्क करना हम सीखते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, जिन्हें हमने अपने जीवन काल में अपने प्रयास से अपने लिए सीखा है। अब उन्हीं लक्षणों की अगर वंशानुगति होती है, तो मतलब कि अगर वही सीखे गए लक्षण दूसरे पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस ऐसे विचारों का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। एक सिंपल सा एग्जांपल, उन्होंने जिराफ के बारे में बताया। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले जिराफ की पाँव जो है, पैर उसके छोटे हुआ करते थे, सामान्य हाइट की हुआ करते थे, गर्दन सामान्य हुआ करती थी। धीरे धीरे वनस्पतियों की अवेलेबिलिटी कम होती गई। ऊंचाई पे पाए जाने वाले वनस्पतियों के कारण जिराफ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने आगे वाले पैरों का उपयोग ज़्यादा करना शुरू किया, पैरों पे प्रेशर देना शुरू किया, गर्दन को खींचना शुरू किया, ताकि वो ऊंची टहनियों पर भी पाए जाने वाले वनस्पतियों को खा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। लगातार करने वाले इस प्रयास में कुछ विशेष अंगों का ज़्यादा उपयोग उन्होंने करना शुरू किया, जैसे आगे के पाँव और गर्दन का प्रयोग करना ज़्यादा शुरू कर दिया, खिंचाव ज़्यादा शुरू कर दिया। और अकॉर्डिंग टू लैमार्क, इसी कारण धीरे धीरे करके उनके जो नई पीढ़ी जो डेवलपमेंट हुआ, जो नए प्रकार के जिराफों का डेवलपमेंट पाया गया, उनमें ऊंची गर्दन, लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाले, आगे के लंबे पैरों वाले जिराफों की संख्या पाई जाने लगी। और अब जिराफ ऊंची गर्दन और लंबे पैरों वाले ही होते हैं, क्योंकि यह लक्षण आनुवंशिकता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता चला गया।
ये लैमार का सिद्धांत था कि जिस अंग का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं उसका ही विकास होता है और जिसका उपयोग नहीं करते हैं उसका विकास नहीं होता है। और यही उपार्जित लक्षण अगर आनुवंशिकता के द्वारा ट्रांसफ़र होता है तो वह नए पीढ़ी में विकसित किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में लैमार के विचार को सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं मिली, क्योंकि अगर ऐसा होता कि उपार्जित लक्षणों की ही वंशागति होती, वंशानुक्रम होता, तो एक पहलवान का बेटा या बेटी पहलवान ही होता, एक क्रिकेटर का बेटा या बेटी सिर्फ क्रिकेटर ही होता। तो बहुत सारी परिस्थितियों में ये सिद्धांत लागू नहीं किया जा सका, सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट नंबर आता है डार्विनवाद का। डार्विन ने अपने विचार ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के रूप में दिया। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नए या प्रजातियों का विकास नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि प्रकृतिवाद के द्वारा, मीन्स प्राकृतिक रूप से नए प्रजातियों का जन्म होता है। कोई बाह्य कारक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रकृति स्वयं उचित रूप से प्रजातियों का चुनाव करती है ताकि वह अपने वंशानुक्रम को आगे बढ़ा सकें, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके, अपनी संख्या को आगे बढ़ा सके। उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। 2 पॉइंट पे उन्होंने फोकस किया जो काफ़ी हद तक सही भी पाया गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस में उन्होंने यह पाया, एग्जाम्पल के रूप में उन्हें बताया कि एक ही टाइप के 2 डिफरेंट एनिमल्स या जंतु अलग अगल बगल अपनी अपनी कॉलोनी बना के रह रहे हैं। सडनली उस रास्ते से कोई बड़ा एनिमल जैसे हाथी जाता है और बाई चांस, ठीक है, हाथी के पैरों से एक एनिमल की कॉलोनी तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, एनिमल मर जाते हैं और दूसरी कॉलोनी बच जाती है। तो जो कॉलोनी बच गई, नाउ उनके पास अब चांस है कि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, बाय नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो पीढ़ी बर्बाद हो गई, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब उनकी जो कैरेक्टर्स थे वह आगे जनरेशन में नहीं जाएंगे। तो जिसने सर्वाइवल नेचुरल रूप से सर्वाइवल किया वो आगे बढ़ा या उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, वो उन एनिमल की संख्या, उन जंतुओं की संख्या पाई गई, या जो नेचुरल रूप से सक्षम नहीं थे, प्राकृतिक रूप से वो नहीं आगे बढ़े, उनकी संख्या नहीं पाई गई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई तो उसके लिए भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे 2 टाइप के एक कीड़े हैं, उसमें से कुछ म्यूटेशन के कारण, कुछ डेवलपमेंट के कारण नीले रंग के कीड़े और में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण उनके शरीर का रंग हरा या भूरा हो गया। तो हरे या भूरे रंग होने के कारण वो अपनी बॉडी को आसानी से धरती में या वनस्पतियों में छुपा लेते थे। तो उनके प्रीडेटर जो एनिमल उनको खाते हैं उनके द्वारा वह आसानी से पिकअप नहीं किया जा सकते थे। तो इसका लाभ ये हुआ कि हरे या भूरे रंग के हो जाने के कारण कीट जल्दी नज़र में नहीं आते थे और उनकी सर्वाइवल हो जाती थी, मतलब वो जल्दी मर नहीं पाते थे। बल्कि इसकी बजाय जो कीट सिर्फ नीले रंग के या अन्य रंग के रह गए, वो आसानी से किसी भी जीव के नज़र में आ जाने के कारण ख़त्म हो जाया करते थे। कुछ समय के बाद यह देखा गया कि नीले रंग के कीटों की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी या लाल रंग के कीटों की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी, और जो कीट हरे या भूरे रंग के थे, जो आसानी से अपने आप को उन परिस्थितियों में छुपा पाते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी क्योंकि उनके प्रीडेटर्स कम थे। तो बाय नेचुरल सिलेक्शन द ग्रीन और द ब्राउन कीट्स हैज़ बीन गिवन द चांस टू डेवलप, to reproduce,
उनको अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मौका नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा दिया गया। उनके रंग ने उनको जो है बचाया और नीले रंग के कीट धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। तो डार्विन ने ये कहा कि प्राकृतिक रूप से सभी जीवों के अपनी क्षमता है और उन क्षमता के अनुसार प्रकृति स्वयं चुनाव करती है कि किस प्रकार के कैरेक्टर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और किस प्रकार के कैरेक्टर को आगे नहीं बढ़ाना देना जाना चाहिए। नेक्स्ट, नौ डार्विनवाद, जिसे हम न्यू डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम उत्परिवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन ह्यूगो डे व्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार निम्न बातों पे फोकस किया जाता है और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम है जीन म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, चेंज इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड आइसोलेशन। मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन, जीन में होने वाला उत्परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीव का शरीर जीन से बना हुआ है और जीन से ही हमें हमारी शारीरिक संरचना के बारे में या शारीरिक संरचना के जिम्मेदार हैं। वट एवर द कैरेक्टर्स वी आर हैविंग वी कैन एक्सप्रेस, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप। तो जीन्स के द्वारा ही हमारी शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। और अगर विकासवाद के सिद्धांत में जैव विकास की प्रक्रिया में किसी भी जीव के शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स जीन्स में आने वाला कोई परिवर्तन या उत्परिवर्तन जिसे हम कहते हैं अगर होता है, तो उस जीव की संरचना में बदलाव देखने को मिलेगा और यह बदलाव धीरे धीरे करके एक नई जाति या प्रजाति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बड़ा फिक्स है। एक फिक्स पैटर्न्स पे जीन्स अटैच्ड होते हैं, तब जाके वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर उस पैटर्न में कोई चेंज आ जाए, कोई नया कॉम्बिनेशन बन जाए, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, तो भी एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके द्वारा भी जैव विकास संभव है। मीन्स नए प्रजाति का डेवलपमेंट संभव हो सकता है। चेंज इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, हर जीव या जंतु की या वनस्पतियों में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव आ जाए या गुणसूत्रों की संरचना में कोई बदलाव आता है, तो ये दोनों ही प्रकार के बदलाव किसी न किसी न्यू कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे और जिससे न्यू स्पीसीज या नई किसी प्रजाति का विकास संभव हो पाएगा। आइसोलेशन, आइसोलेशन का शाब्दिक मतलब हो सकता है कि अलगाव। कोई स्पीसीज, कोई ऐसी प्रजाति जो एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं, स्पीसीज हम उन्हें कहते हैं जो सिमिलर प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म, एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। मीन्स जिनके पास अपने समूह में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो, उन्हें हम स्पीसीज के रूप में जानते हैं। आइसोलेशन प्रक्रिया के द्वारा नए स्पीसीज का डेवलपमेंट कैसे संभव होगा? एक ही प्रकार का स्पीसीज अगर एक जगह पर रह रहा है और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बैरियर्स, अगर उस स्पीसीज में से कुछ उसके पार्ट या कुछ कह सकते हैं कि उस स्पीसीज के कुछ एनिमल्स बाय डिफरेंट फैक्टर्स किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, या उनके बीच में कोई खाई का डेवलपमेंट हो जाए, या उनके बीच में कोई नदी बन जाए, जिससे एक ही स्पीसीज का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो जाए। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन
बहुत समय तक अगर दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो बदले हुए वातावरणीय दशा, परिस्थिति और डिफरेंट अदर फैक्टर्स के कारण एक ही जैसा स्पीसीज मीन्स सिमिलर स्पीसीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे विल बिहेव लाइक अ डिफरेंट स्पीसीज। अब उनके पास कुछ न कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे जिसके द्वारा उनमें विभिन्नता पाई जाने लगेगी। जो पहले सिमिलर टाइप के थे, एक जैसे थे, अब बदली हुई वातावरणीय दशाओं के कारण वह एक दूसरे से विभिन्न होंगे, एक दूसरे से मतलब डिफरेंट होंगे। और डिफ्रेंशिएशन के कारण अब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है दैट्स मीन्स कि दे विल बिहेव लाइक अ डिफरेंट स्पीसीज। तो एक ही स्पीसीज से डिफरेंट मीन दूसरे टाइप के स्पीसीज का भी विकास हो गया। ये है आइसोलेशन। नेक्स्ट है पुनरावर्तन सिद्धांत मीन्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसे अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था, जिसे जातीय आवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताया गया कि भ्रूणी विकास के समय या भ्रूणों के डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोज के डेवलपमेंट के समय जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वही कैरेक्टर्स हमारे मीन्स एडल्ट स्टेज में भी देखने को मिलते हैं। इसी को ही हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहते हैं। मतलब कि वट एवर द कैरेक्टर्स डेवलप्स इन द एम्ब्रियो दैट विल एक्सप्रेस इन द एडल्ट केस ऑल्सो। तो जो चेंजेज आने होते हैं वो चेंज आते हैं हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय, मीन्स अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेज में ही चेंज देखने को मिलता है। तो अगर वहाँ कोई बदलाव आया तो नए कोई प्रजाति का विकास संभव हो पाएगा। यह सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था। ये कुछ मुख्य ऐसे विचार हैं जो जैव विकास की प्रोसेस को, जैव विकास की कह सकते हैं कि अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं, जो अलग अलग रूप में हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे संभव हो पाया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जीवों का विकास या कठिन जटिलतम जीवों का जो विकास है वो कैसे संभव हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसके द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जीवों का विकास कैसे संभव हुआ, एक सरलतम से जटिल जीव का निर्माण कैसे हुआ। थैंक यू।